जरा सोचिए, एक खाली जमीन का टुकड़ा है हाँ, बिल्कुल खाली। और कोई इंसान रोज सुबह उठता है, उस मिट्टी में पानी डालता है, खाद मिलाता है और बस उसकी देखभाल करता रहता है। और शायद आसपास के लोग उसे देखकर हंसते भी होंगे। एग्जैक्टली। एक महीना बीत जाता है और कुछ नहीं होता। 1 साल, 2 साल, मेरा मतलब है पूरे 5 साल तक उस जमीन पर घास का एक छोटा सा तिनका तक नहीं उगता। जो कि किसी के लिए भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। हाँ बिल्कुल। हम में से ज्यादातर लोग तो शायद पहले कुछ महीनों में ही ये मान लेंगे कि बीज ही खराब था। हाँ, या फिर वो मिट्टी ही बंजर है। बिल्कुल। हार मान लेना सबसे आसान विकल्प लगता है उस वक्त। लेकिन फिर छठे साल के शुरुआत में अचानक से महज 6 हफ्तों के भीतर वहां 80 फीट का एक विशाल बांस का पेड़ खड़ा हो जाता है। अरे वाह, 80 फीट! हाँ, और हमारी आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय यही अदृश्य सफर है। ये सच में एक बहुत ही सटीक और शक्तिशाली तस्वीर है। देखिए, जब हम किसी बहुत बड़ी उपलब्धि को देखते हैं, चाहे वो कोई सफल कंपनी हो या फिर कोई ऐतिहासिक आविष्कार या मान लीजिए कोई चमकती हुई ट्रॉफी, हाँ बिल्कुल, तो हमारी नजर ना तुरंत उस 80 फीट के नतीजे पर ही जाती है। हम सब कुछ कितना तेज और चमकदार देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे सफलता बस रातों रात मिल गई हो। हाँ, वो ओवरनाइट सक्सेस वाला जो एक मिथ है। बिल्कुल, लेकिन हम उन 5 सालों की बात कभी नहीं करते जब जमीन के नीचे वो अदृश्य जड़ें बन रही थी। और मुझे लगता है कि यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो आज हमारे पास द्वादश शक्ति सीरीज के जो नोट्स और विस्तृत लेख हैं, हम उनमें गोता लगाने वाले हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। हमारा आज का विषय है चौथी शक्ति, मतलब धैर्य। हाँ, पेशेंस। एग्जैक्टली। हमारा मिशन ये समझना है कि इतिहास की सबसे बड़ी सफलताओं के पीछे ये शांत ताकत या जिसे साइलेंट स्ट्रेंथ कहा गया है, वो कैसे काम करती है, और ये भी कि क्यों अपार टैलेंट होने के बावजूद लोग अक्सर हार जाते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं, क्योंकि सच कहूं तो धैर्य शब्द सुनते ही दिमाग में एक बहुत ही उबाऊ सी छवि बनती है। हाँ, अक्सर लोग इसे बोरिंग समझते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे बस हाथ पर हाथ धरकर बैठना है और किस्मत के बदलने का इंतजार करना है। मैं यहाँ थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। हाँ, बताइए। आज के इस स्टार्टअप कल्चर में जहाँ मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स का मंत्र जपा जाता है, वहाँ सिर्फ इंतजार करना क्या हार मान लेने या पीछे रह जाने जैसा नहीं है? ये बहुत ही स्वाभाविक सी शंका है। मतलब अगर कोई सिर्फ धैर्य रखकर बैठा है तो क्या उसके कॉम्पिटिटर्स उससे आगे नहीं निकल जाएंगे? मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल उठाया, क्योंकि यहीं पर हमारे आज के स्रोत एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, धैर्य का मतलब निष्क्रियता या जिसे हम पैसिविटी कहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या है? इसे इन लेखों में शांत निरंतरता या एक एक्टिव इनर स्ट्रेंथ कहा गया है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप तब करते हैं जब आपके पास करने को कुछ नहीं होता। समझ रही हूँ। बल्कि ये वो सक्रिय ताकत है जो आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी बहुत बड़े लक्ष्य पर काम कर रहे होते हैं और उसके नतीजे तुरंत नहीं मिल रहे होते। एग्जैक्टली। तो क्या हम इसे एक तरह का इमोशनल रेगुलेशन कह सकते हैं? मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन को खुद पर हावी ना होने देना और बस अपना काम करते रहना। बिल्कुल सटीक कहा आपने। हमारे नोट्स में सच्चे धैर्य के 4 मुख्य बिंदु बताए गए हैं जो इसे एक बहुत ही सक्रिय प्रक्रिया बनाते हैं। वो 4 बिंदु क्या है? पहला है विश्वास के साथ इंतजार करना। यानी जब आपको कोई भी बाहरी परिणाम या वैलिडेशन नहीं मिल रहा हो, तब भी अपने विजन पर पूरा भरोसा रखना, जो कि बहुत मुश्किल होता है। हाँ। और दूसरा, बिना किसी झल्लाहट के लगातार अपना काम करते रहना, मतलब बिना कंप्लेन किए। बिल्कुल। तीसरा बिंदु है मुश्किल और विपरीत परिस्थितियों में अपना आपा ना खोना। और चौथा, जब प्रगति बहुत ही धीमी लग रही हो तब भी डटे रहना। वाओ! तो ये वो शांत इंजन है जो लंबे सफर में आपकी गाड़ी को खींचता रहता है। सही कहा। ये सुनना बहुत दिलचस्प है, लेकिन अगर ये इतना ही स्पष्ट है तो लोग असफल क्यों होते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि उनमें टैलेंट की कमी होती है? नहीं, टैलेंट की दुनिया में कोई कमी नहीं है। इन नोट्स में एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक कारण बताया गया है कि लोग अक्सर असफल क्यों होते हैं। अच्छा, मनोवैज्ञानिक कारण? हाँ। वे इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनमें काबिलियत की कमी थी। बात दरअसल ये है कि इंसान की आनुवंशिक बनावट यानी हमारा जेनेटिक मेकअप ही कुछ ऐसा है कि हमें तुरंत रिवॉर्ड चाहिए होता है। मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन?
बिल्कुल। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत समय लगता है तो हमारा दिमाग उसे एक खतरा या विफलता के रूप में देखने लगता है। अरे बाप रे, मतलब हमारा अपना दिमाग ही हमारे खिलाफ खेल रहा है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, जब सफलता एकदम करीब होती है, जब आप मान लीजिए फिनिश लाइन के बिल्कुल पास होते हैं, तभी हमारे अंदर की शंकाओं का शोर सबसे तेज होता है। हाँ, और उस शोर में, उस भारी सेल्फ डाउट में लोग अक्सर अपना रास्ता छोड़ देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सार्थक परिणामों को आकार लेने में समय लगता है। विकास हमेशा सतह के नीचे होता है, जो दिखाई नहीं देता। हाँ, अदृश्य होता है। और जो दिखाई नहीं देता, उस पर विश्वास करना किसी भी इंसान के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सच में, यहीं पर मुझे वो किसान वाला उदाहरण बहुत दिलचस्प लगा जो हमारे आज के लेखों में मौजूद है। हाँ, किसान की बुद्धिमानी वाला। बिल्कुल। एक समझदार किसान कभी भी बीज बोने के बाद अगले दिन जमीन खोदकर ये नहीं देखता कि जड़ें कितनी लंबी हुईं। क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो बीज खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली। वो बस बीज बोता है, उसे रोज पानी देता है और उस पूरी अदृश्य प्रक्रिया पर अटूट भरोसा करता है। वो जानता है कि विकास हो रहा है, भले ही वो अभी आंखों से दिखाई ना दे रहा हो। लेकिन आज के इस माइक्रोवेव वाली दुनिया में हम हर रोज अपनी जिंदगी की जमीन खोद कर देखते हैं। हाँ, हमें हर चीज तुरंत चाहिए। हम रातों रात वायरल होना चाहते हैं। हमारी फितरत ही तुरंत परिणाम चाहने की हो गई है। और यही जल्दबाजी असल में विकास की पूरी प्रक्रिया को नष्ट कर देती है। जिस चीनी बांस या चाइनीज बैम्बू ट्री की कहानी से हमने शुरुआत की थी, हाँ, उसका विज्ञान समझना यहाँ बहुत जरूरी है। वो जो 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता ना, वो कोई रुकावट नहीं है। तो वो क्या है? वो पेड़ असल में अंडरग्राउंड अपनी एक विशाल जड़ प्रणाली बना रहा होता है। जरा सोचिए, 80 फुट ऊंचे पेड़ को खड़ा रहने के लिए, तेज हवाओं और तूफानों से बचने के लिए कितनी मजबूत नींव चाहिए। बाप रे, मतलब अगर वो पेड़ पहले ही साल में 20 फीट बढ़ जाता बिना अपनी जड़ों को मजबूत किए, तो पहली आंधी में वो जड़ से उखड़ कर गिर जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। तो हमारे स्रोतों में जो एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल उठाया गया है कि क्या बांस 6 हफ्ते में 80 फीट बढ़ा या 5 साल और 6 हफ्ते में? 5 साल और 6 हफ्ते में, राइट? एग्जैक्टली। इसका जवाब बहुत गहरा है। वो 5 साल का जो अदृश्य सफर था, वही उसकी असली ताकत थी। विकास की असली प्रक्रिया हमेशा अंडरग्राउंड ही होती है। और यही अदृश्य सफर वाली बात मुझे सीधे इतिहास के उन पन्नों की तरफ ले जाती है जहां धैर्य ने आम इंसानों को लीजेंड बना दिया। बिल्कुल, इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। हम अक्सर महान हस्तियों की सिर्फ सफलता देखते हैं, लेकिन इन लेखों में जिस तरह से थॉमस एडिसन का जिक्र है, देखिए, हम सबने बचपन से सुना है कि एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने में 1000 बार असफलता का सामना किया। हाँ, ये बात ही कॉमन कहानी है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो चीज मुझे इन नोट्स में सबसे ज्यादा हिट की वो ये थी कि एडिसन का धैर्य असल में काम कैसे करता था। हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। एडिसन सिर्फ जिद्दी नहीं थे, उनका धैर्य कोई अंधी जिद नहीं थी। तो वो क्या था? ये उनके लिए एक पूरा सिस्टम था। देखिए, जब कोई आम इंसान बार बार फेल होता है तो उसका दिमाग उसे एक व्यक्तिगत हार के रूप में लेता है। हाँ, उसे लगता है कि मैं ही नाकाबिल हूँ। बिल्कुल, लेकिन एडिसन ने इस पूरी प्रक्रिया को रिफ्रेम कर दिया था। उनका वो मशहूर कोट है ना, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये इमोशनल रेगुलेशन का एक मास्टर क्लास है। एग्जैक्टली। हाँ, उन्होंने हर फेलियर से उस नकारात्मक इमोशन को निकाल दिया और उसे सिर्फ डेटा की तरह देखा। हाँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन। हाँ, अगर एक तरीका काम नहीं किया तो वो निराश होने के बजाय उस डेटा का इस्तेमाल अगले प्रयोग में करते थे। यानी धैर्य ने उनकी हर विफलता को प्रगति के एक बहुत ही जरूरी हिस्से में बदल दिया। और अगर हम विज्ञान से हटकर थोड़ा कला और साहित्य की बात करें तो J.K. राउलिंग का सफर भी इसी असक्रिय धैर्य की कहानी कहता है। ओ, हैरी पॉटर, उनका सफर तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। हाँ, हैरी पॉटर के एक ग्लोबल फिनोमेना बनने से पहले का उनका संघर्ष बहुत ही प्रेरणादायक है। एक सिंगल मदर जो भारी आर्थिक तंगी से गुजर रही थी और एक छोटे से कैफे में बैठकर लिख रही थी। बिल्कुल, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि उनके मैन्युस्क्रिप्ट को 12 अलग अलग पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था। बाप रे,
12 बार नहीं सुनना, वो भी तब जब आपकी स्थिति इतनी खराब हो, ये किसी के भी आत्मविश्वास को चकनाचूर करने के लिए काफी है। कोई भी आम इंसान होता तो टूट जाता। हाँ, कोई भी इंसान सिस्टम को दोष देकर या खुद की राइटिंग पर शक करके वो मैन्युस्क्रिप्ट किसी ड्रॉअर में बंद करके रख देता। यहाँ धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं था। तो क्या था? यहाँ धैर्य का मतलब था उस भयानक मानसिक दबाव को, उस साइकोलॉजिकल टोल को बर्दाश्त करना और अपने काम की वैल्यू पर डटे रहना। बिल्कुल, उन्होंने अपनी कहानी पर से कभी विश्वास नहीं खोया। वो डटी रहीं और अंततः 13वें पब्लिशर ने हाँ कही दिया। क्या बात है। इसी तरह राजनीति के इतिहास में अब्राहम लिंकन का सफर भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कितनी ही बार हार का सामना किया। हाँ, उनके फेलियर्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है। व्यापार में भारी विफलताएं, कर्ज में डूबना, कई बड़े चुनाव हारना और यहाँ तक कि अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत गहरे दुखों को सहना। लेकिन उनका धैर्य एक रबर बैंड की तरह था। रबर बैंड? वो कैसे? मतलब जितना खींचता वापस उतनी ही तेजी से बाउंस बैक करता। उन्होंने हार को अपना अंत नहीं बल्कि एक और सबक माना। बहुत ही खूबसूरत उपमा है। मुझे लगता है कि राजनीति और कला में तो ये फिर भी मानसिक स्तर पर ज्यादा होता है। हाँ, मेंटल गेम ज्यादा है। लेकिन जहाँ धैर्य पूरी तरह से शारीरिक हो जाता है, जहाँ आपको इंतजार का दर्द असल में अपने शरीर की मांसपेशियों में महसूस होता है, वो है खेलों की दुनिया, स्पोर्ट्स वर्ल्ड। बिल्कुल। नोट्स में सचिन तेंदुलकर का जो उदाहरण है वो बहुत ही शक्तिशाली है। ये एक बेहतरीन पॉइंट है। हम सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज के रूप में देखते हैं। हाँ, गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं लोगों ने। हमें लगता है कि ये सब बस उनके जन्मजात टैलेंट का नतीजा है, कि वो पैदा ही ऐसे हुए थे। हाँ, लेकिन स्रोत में बहुत स्पष्ट किया गया है कि चैंपियन उस दिन नहीं बनते जिस दिन में मैदान में कोई मैच जीतते हैं या ट्रॉफी उठाते हैं। तो कब बनते हैं? उनकी सफलता के पीछे हजारों घंटों का वो अदृश्य काम होता है जो कोई नहीं देखता। वो जो सुबह 5 बजे उठना, शारीरिक दर्द सहना, हार का सामना करना। बिल्कुल। और सबसे मुश्किल हिस्सा मुझे लगता है वो साधारणपन है। वो जो मुंडेन रूटीन होता है, हर रोज एक ही उबाऊ रूटीन को सालों तक फॉलो करना। जब कोई आपको चेयर नहीं कर रहा होता। हाँ, जब कोई कैमरा आपको नहीं देख रहा, तब भी उस अनुशासन को बनाए रखना। वो जो मसल मेमोरी बनती है ना, वो रातों रात नहीं बनती। सही कहा। उस अदृश्य संघर्ष के दौरान केवल धैर्य ही वो ईंधन होता है जो किसी भी एथलीट को टूटने नहीं देता। और यही बात हमें इस चर्चा के सबसे गहरे हिस्से की ओर ले जाती है। वो क्या है? ये जो लंबा सफर है, ये जो धैर्य की परीक्षा है, ये इंसान को अंदर से कैसे बदलती है। हमारे नोट्स में लाओ त्ज़ू का एक बहुत ही शानदार विचार है। क्या विचार है? उन्होंने कहा है, प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। वाओ, ये बहुत ही खूबसूरत है ना? जैसे अगर आप एक नदी को देखें, नदियां एक ही दिन में गहरी घाटियों का निर्माण नहीं कर देती। बिल्कुल नहीं। नदी की ताकत उसके पानी के बहाव के जोर में उतनी नहीं है जितनी उसकी निरंतरता में है। वो सदियों तक लगातार बहती है और अपनी शांत निरंतरता से कठोर पत्थरों को भी चीर देती है। हाँ, ताकत से नहीं बल्कि सनह और धैर्य से। एग्जैक्टली। प्रकृति में और हमारे जीवन में स्थायी सुंदरता और मजबूती के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। विकास हमेशा धैर्य के नियम का ही पालन करता है। और इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए लेखों में कुम्हार का जो रूपक दिया गया है, द पॉटर स्टोरी, वो सच में बहुत ही सटीक बैठता है। हाँ, वो कुम्हार वाली कहानी। देखिए, जब एक कुम्हार अपने चाक पर काम कर रहा होता है तो उसके हाथों में जो मिट्टी होती है वो बहुत नर्म होती है। बिल्कुल गीली मिट्टी। उसमें कुछ भी बनने की अपार क्षमता होती है। लेकिन अगर वो कुम्हार उस मिट्टी को आकार देते समय जल्दबाजी करे, अपना धैर्य खो दे या जरूरत से ज्यादा जोर लगा दे, तो क्या होगा? मिट्टी का वो आकार वहीं तुरंत बिगड़ जाएगा। वो बर्तन कभी बन ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। और अगर हम इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, मतलब इंसानी दिमाग या न्यूरोप्लास्टिसिटी से जोड़कर देखें, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। वो कैसे? जैसे जब छात्र जटिल विषयों को समझने की कोशिश करते हैं, अगर वे क्रैमिंग करते हैं, यानी एक ही रात में सब कुछ दिमाग में ठूसने की कोशिश करते हैं, जो कि एग्जाम से पहले अक्सर होता है, हाँ, तो उनके न्यूरल पाथवेज उस जानकारी को प्रोसेस नहीं कर पाते। दिमाग उस ओवरलोड या उस ज्यादा दबाव से बिखर जाता है, बिल्कुल उस गीली मिट्टी की तरह जिसे बहुत जोर से दबा दिया गया हो। क्या बात है। ज्ञान को भी सेटल होने के लिए समय चाहिए होता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन उपमा है। एक खूबसूरत और मजबूत बर्तन तभी उभर कर आता है जब कुम्हार बेहद शांत और स्थिर हाथों से काम करता है। वो धीरे धीरे उसे आकार देता है, उसकी कमियों को चिकना करता है। और इसका हमारे अपने जीवन के लिए एक बहुत गहरा अर्थ है। वो कैसे?
अक्सर हम जिंदगी की मुश्किलों को या जो चीजें हमारे प्लान के मुताबिक नहीं हो रही हैं उन्हें एक रुकावट या सेटबैक मान लेते हैं। हाँ, हम हमेशा चाहते हैं कि सब कुछ हमारे टाइमलाइन के हिसाब से ही हो। लेकिन वास्तव में वो मुश्किलें और वो देरी कोई रुकावट नहीं है, बल्कि वे उस कुम्हार के हाथ हैं जो हमारे चरित्र को धीरे धीरे तराश रहे हैं। अरे वाह! जब हम मुश्किलों में घबराते हैं तो हम उस आकार को बिगड़ने देते हैं, लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं तो वे ही मुश्किलें हमें और भी मजबूत इंसान बना देती हैं। ये सारी बातें वैचारिक और दार्शनिक स्तर पर तो बहुत गहराई रखती हैं। हाँ, फिलोसफी के हिसाब से तो अच्छी हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा व्यवहारिक पक्ष पर आना चाहूँ। प्रैक्टिकल साइड पर। हाँ, आज की इस सुपर फास्ट दुनिया में जहाँ हमारे पास 10 मिनट वाली ग्रोसरी डिलीवरी है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, हम हर चीज का तुरंत समाधान चाहते हैं। बिल्कुल 5G का जमाना है। ऐसे में इस धैर्य रूपी मांसपेशी को प्रैक्टिकली कैसे मजबूत करें? क्योंकि सिर्फ ये सोच लेना कि मुझे धैर्य रखना है काफी नहीं होता। हाँ, ख्यालों से तो काम नहीं चलता। जब कोई क्लाइंट आपके ईमेल का जवाब नहीं देता या आप किसी बहुत जरूरी मीटिंग के लिए ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो सारा दर्शन हवा हो जाता है। ये एक बहुत ही असली और रोजमर्रा की समस्या है और स्रोत इस बात को बहुत स्पष्ट करते हैं कि अधैर्य की कीमत बहुत भारी होती है। कॉस्ट ऑफ इम्पेशंस। एग्जैक्टली। हमें लगता है कि हम जल्दबाजी करके समय बचा रहे हैं, लेकिन असल में हम अवसर नष्ट कर रहे होते हैं। इसके 4 मुख्य नुकसान बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला है हताशा या फ्रस्ट्रेशन। जब हमारी उम्मीदें तुरंत पूरी नहीं होती तो दिमाग में जो अशांति आती है वो हमारे सोचने समझने की क्षमता को धुंधला कर देती है। और फ्रस्ट्रेशन में इंसान हमेशा खराब फैसले लेता है। बिल्कुल। और यही दूसरा नुकसान है, गलत फैसले लेना। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर उस देरी से भी बड़ी समस्याएं खड़ी कर देते हैं जिससे हम बचना चाह रहे थे। सच बात है। तीसरा परिणाम है बहुत जल्दी हार मान लेना। हो सकता है सफलता आपसे बस एक दिन की दूरी पर हो, लेकिन आपका अधैर्य आपको एक रात पहले ही मैदान छोड़ने पर मजबूर कर देता है। बाप रे! और चौथा, जो सबसे दर्दनाक है, वो है रिश्तों का टूटना। अधैर्य और क्रोध में बोले गए शब्द विश्वास और सहानुभूति को खत्म कर देते हैं, जिससे बने बनाए रिश्ते बिखर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ समय बचाने की बात नहीं है, ये अपनी पूरी जिंदगी के संतुलन को बिगाड़ने की बात है। बिल्कुल। तो फिर इस पैटर्न को तोड़ा कैसे जाए? लेखों में धैर्य विकसित करने के लिए जो 5 कदम बताए गए हैं, मैं चाहूंगी कि हम उन्हें थोड़ा विस्तार से समझें। जरूर। देखिए, धैर्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। ये एक स्किल है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जाता है। ठीक है, तो पहला कदम क्या है? पहला कदम बहुत ही बुनियादी है। अपनी प्रतिक्रियाओं को धीमा करें। स्लो डाउन योर रिएक्शंस। वो कैसे करें? जब भी आपको लगे कि गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे या किसी ने आपकी बात काट दी, तो रिएक्ट करने से पहले महज 3 गहरी सांसें लें। सिर्फ 3 सांसें? हाँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे बायोलॉजी है। गहरी सांस लेने से आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाता है कि कोई खतरा नहीं है और आपका दिमाग वापस लॉजिक मोड में आ जाता है। मतलब एक तरह से पॉज बटन दबाना। और ये सच में काम करता है। कई बार सिर्फ एक ईमेल का जवाब 10 मिनट बाद देने से पूरी सिचुएशन बदल जाती है। बिल्कुल। ठीक है, दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना, लॉन्ग टर्म गोल्स। जब हम ट्रैफिक में फंसते हैं तो हमें लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया वहीं रुक गई है। हम उसे एक पल में बहुत ज्यादा जूम इन कर लेते हैं। हाँ, वो 10 मिनट हमें 10 घंटे लगते हैं। आपका ध्यान इस बात पर नहीं होना चाहिए कि अभी आप कहाँ फंसे हुए हैं, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि आप अंततः कहाँ जा रहे हैं। क्या 5 साल बाद इस 15 मिनट की देरी का कोई भी महत्व होगा? बिल्कुल नहीं। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि तीसरा कदम जो कृतज्ञता के बारे में है, वो भी इसी से जुड़ा है। हाँ, तीसरा कदम है ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता का अभ्यास करना। ये कैसे मदद करता है? देखिए, जब हम अधीर होते हैं तो हमारा पूरा फोकस इस बात पर होता है कि हमारे पास क्या नहीं है। मेरा काम क्यों नहीं हुआ, मुझे वो क्यों नहीं मिला। हमेशा कमी पर ध्यान होता है। लेकिन जैसे ही आप अपना फोकस इस बात पर शिफ्ट करते हैं कि आपके पास अभी क्या है, तो वो बेचैनी कम हो जाती है। आप कमी के माइंडसेट से निकलकर प्रचुरता यानी अबंडेंस के माइंडसेट में आ जाते हैं। वाओ! और ये जो चौथा कदम है, ये मुझे पर्सनली बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। देरी को शांति से स्वीकार करें। एक्सेप्ट डिलेज कामली। हाँ, क्योंकि हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि अगर कोई काम रुक गया है तो वो कोई बड़ी रुकावट है या हमारे खिलाफ कोई साजिश है। जबकि सच्चाई ये है कि हर देरी कोई रुकावट या सेटबैक नहीं होती। कई बार देरी असल में हमारे भले के लिए रीडायरेक्शंस होती हैं।
रीडायरेक्शंस मतलब रास्ता बदलना। हाँ, हो सकता है आप किसी अपॉर्चुनिटी के लिए लेट हो जाएं क्योंकि कुछ महीनों बाद कोई बहुत बेहतर अवसर आपका इंतजार कर रहा है। ये तो बहुत ही पॉजिटिव नजरिया है। प्रकृति का अपना एक टाइमिंग होता है। हमें ये समझना होगा कि दुनिया हमारे पर्सनल कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलती। ये तो सच में अपने ईगो को साइड में रखने वाली बात है। और यहीं से 5वां और आखिरी कदम आता है, प्रक्रिया पर भरोसा करें, ट्रस्ट द प्रोसेस। हाँ, और ये सुनने में जितना आसान लगता है, इसे आचरण में लाना उतना ही मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? मुश्किल है क्योंकि हम हर अंतिम परिणाम को कंट्रोल करना चाहते हैं। हाँ, हम सब कंट्रोल फ्रीक होते हैं कहीं ना कहीं। को छोड़ देना। अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करें और बाकी चीजों को उनके सही समय पर होने दें। बिल्कुल। ये मान लेना कि जो काम आज किया जा रहा है वो उस बांस के पेड़ की जड़ों की तरह जमीन के नीचे अपना असर दिखा रहा है। बिल्कुल। जब ऐसा किया जाता है तो अंदर एक कमाल की शांति आती है और इंसान वो समाधान देख पाता है जो हड़बड़ी में कभी दिखाई नहीं देते। इस पूरी चर्चा ने सच में धैर्य को लेकर मेरी सोच को पूरी तरह से पलट दिया है। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। बिल्कुल। अगर हम आज के इस डीप डाइव को समेटें तो जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो यही है कि महान चीजों में समय लगता है। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। कोई भी महान उपलब्धि 3 अहम स्तंभों पर खड़ी होती है: प्रयास, निरंतरता और धैर्य। बिल्कुल सही। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, ये असली शक्ति है जो तब हार मानने से रोकती है जब बाकी सब मैदान छोड़ चुके होते हैं। हाँ, धैर्य ही असली ज्ञान है जो आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया को रोककर उसे एक विचारशील कार्य में बदलता है। और सबसे बढ़कर धैर्य एक अटूट विश्वास है, दुनिया को कुछ भी दिखने से पहले अपनी क्षमता पर रोजाना यकीन करने का अभ्यास। सच में। जैसा कि आज का अंतिम संदेश कहता है, धैर्य से पहाड़ों को भी हिलाया जा सकता है। हाँ, इंतजार का समय कभी भी खाली समय नहीं होता। तो जो कुछ भी हमने आज डिस्कस किया है, चाहे वो बांस का पेड़ हो, कुम्हार का चाक हो या थॉमस एडिसन की वो 1000 कोशिशें हों, इन सब ने हमें जीवन को देखने का एक नया नजरिया दिया है। और इसी के साथ मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, बताइए। अगर जीवन में आने वाली रुकावटें, फ्रस्ट्रेशंस या बार बार हो रही देरी, वो असल में कोई दीवार नहीं है, बल्कि वो उसी कुम्हार के हाथ हैं जो एक बहुत ही मास्टरपीस को गढ़ रहे हैं। हाँ। तो जरा सोचिए, जिस भी हताशा या इंतजार से अभी गुजरा जा रहा है, वो शायद रास्ते की कोई रुकावट है ही नहीं। सही बात है। वो तो बस एक सटीक औजार है जो आने वाली किसी बहुत बड़ी सफलता का निर्माण कर रहा है। सवाल ये है कि जीवन के इस वेटिंग रूम में इस वक्त कौन सा मास्टरपीस तैयार हो रहा है? बहुत ही गहरा सवाल है। इसी शांत ताकत पर भरोसा रखिए। जुड़ने के लिए शुक्रिया।